Jai Hind, dear students. How are you? I hope you all are well at your place with your family. Subject is EVS class 5th, and we are continue with our chapter number 15. The name of the chapter is Natural Calamities and Emergencies, and this is part 2. एक पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है इसमें नेचुरल क्लामिटीज में. सो आज पार्ट 2 में हम देखेंगे व्हाट इज फ्लड्स, drought, after effects of the calamities, lending a helping hand, and we will also go through with fact that is Food and Agriculture Organization, WHO, that is World Health Organization, UNICEF, that is United Nations International Children Education Fund, CRY, Child Rights and UNDMT, United Nations Disaster Management Team, and finally Red Cross. So we will all discuss all these points one by one. So let's start without wasting time. First is floods. फ्लड्स को हिंदी में हम कहते हैं बाढ़. ठीक है. फ्लड इज ओवरफ्लो ऑफ वाटर ऑन ड्राई लैंड एंड सबमर्जिंग इट. फ्लड क्या है? बेसिकली बाढ़ जिसको कहते हैं ओवरफ्लो ऑफ वाटर. सो जब पानी, या हम कह सकते हैं कि तेज़ी से बारिश होना बहुत कम समय में, जिसको हम कई बार मूसलाधार बारिश करते हैं, हैवी रेन कहते हैं, कुछ दिनों तक कंटिन्यूस इस तरह की बारिश हो जाना, बहुत तेज़ी से बारिश का परसिपिटेशन होना, उससे क्या है पानी भर जाएगा एवरीवेयर एंड दैट इज नॉन एज फ्लड. उसी को हम फ्लड कहते हैं. सो वाटर में ओवरफ्लो फ्रॉम वाटर बॉडीज लाइक रिवर और ओशियन. तो पानी वाटर में ओवरफ्लो मतलब जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, हमने इससे पिछली क्लास में बात की थी कि वाटर बॉडीज क्या होती हैं. वाटर बॉडीज हमारे पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, इवन सी और ओशियंस, वो भी वाटर बॉडीज होती हैं, बट दे आर सॉल्ट वाटर बॉडीज. अपना जो रिवर है, पॉन्ड्स हैं, कैनाल्स हैं, ये सब फ्रेश वाटर बॉडीज हैं. सो बिकॉज ऑफ हैवी रेन ये जितनी भी वाटर बॉडीज हैं ये फुल हो जाएंगी. फुल होने के बाद दे विल स्टार्ट ओवरफ्लोइंग, यानी कि इनसे पानी निकलना चालू हो जाएगा, क्योंकि इनकी जितनी कैपेसिटी थी वो फुल हो गई. नाउ दे विल स्टार्ट ओवरफ्लोइंग, यानी कि पानी इनसे बाहर निकलेगा. जल पलायन जिसको कहते हैं, ओवरफ्लो को हम हिंदी में कह सकते हैं जल पलायन, मतलब जल का एक स्थान से दूसरी जगह पे जाना. सो ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल, मेल्टिंग ऑफ स्नो, डैमेज टू डैम्स एक्सेट्रा. सो दीज आर द कॉजेस. ये कब हो सकता है? ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल. एक्सेसिव मीन्स अत्यधिक, रेनफॉल मीन्स वर्षा, अत्यधिक वर्षा होना. दैट मे बी द वन रीजन, एक कारण हो सकता है. मेल्टिंग ऑफ स्नो, मेल्ट मीन्स पिघलना, स्नो मीन्स बर्फ. तो जो बर्फीले एरिए हैं उनमें टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो बर्फ़ है वो मेल्ट होगी, तो वो पानी भी, दैट वाटर विल ऑल्सो स्टार्ट फ्लोइंग. दैट मे बी द अनदर रीजन, वो दूसरा कारण होगा. डैमेज टू डैम्स. कई बार जो डैम्स होते हैं, डैम पे हमने डिस्कशन किया था कि डैम बेसिकली कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. ठीक है. सो डैम्स जो होते हैं, बांध जिनको कहते हैं, उनमें पानी इकट्ठा होता है, नदी एक्सेट्रा इत्यादि के थ्रू उसमें पानी आता है. तो कई बार क्या होता है कि डैमेज जो डैम है, जो बांध है, वट एवर द रीजन, कोई भी कारण से वो टूट जाते हैं, उनमें ब्रेकेज हो जाता है, तो वो भी एक फ्लड का रूप ले लेते हैं. वो पानी भी बाढ़ के रूप में फ्लो होना चालू हो जाता है. या फिर और भी इस तरह के रीजन हो सकते हैं. तो ये कुछ बेसिक रीजन हैं जिनके बारे में यहाँ डिस्कस किया कि जो फ्लड्स हैं या बाढ़ के क्या क्या रीजन हो सकते हैं. ठीक है. सम फ्लड्स डेवलप स्लोली वाइल सम एज फ्लैश फ्लड्स डेवलप इन ए फ्यू मिनट्स. देखिए कुछ फ्लड्स हैं जो स्लोली डेवलप होते हैं, धीरे धीरे, मतलब दे गिव टाइम टू द पब्लिक. धीरे धीरे की बारिश आज हुआ तो थोड़ा पानी राइज हुआ, कल भी हो रही है कंटिन्यू, नेक्स्ट डे भी हो रही है, तो दे लाइक पीपल्स आर हैविंग सम टाइम्स टू मैनेज देमसेल्फ. सो इनको हम कहते हैं कि
दीज काइंड ऑफ फ्लड्स जो हैं स्लोली लाइक बनते हैं स्लोली, वाइल सम एज फ्लैश फ्लड्स। फ्लैश फ्लड्स को हम कहते हैं, फ्लैश को वैसे तो हिंदी में हम कहते हैं एक तरह से चमकीला फ्लैश, लेकिन यहाँ जो फ्लैश का मतलब है एक क्षण में। कुछ फ्लड्स या बाढ़ ऐसी हैं कि वो एक क्षण में क्रिएट हो जाती है। एक क्षण मीन्स कुछ घंटों में, मतलब दे डजंट गिव द टाइम टू द पब्लिक टू, है ना। सो उनको हम कहते हैं फ्लैश फ्लड्स, FLASH FLOOD। वो बाढ़ या वो फ्लड्स जो बहुत कम समय में लाइक क्रिएट हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं फ्लैश फ्लड्स, मतलब कुछ क्षण में, ठीक है। डेवलप्स इन ए फ्यू मिनट्स। फ्लड्स डिस्ट्रॉय होम्स, प्रॉपर्टी एंड लैंड। जो बाढ़ है या फ्लड्स हैं, ये हमारी जो प्रॉपर्टी, हमारी संपत्ति, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, डैमेज कर देते हैं, और हमारे जो होम्स हैं, घर, उनको डैमेज कर देते हैं, जो ज़मीन है उसको भी डैमेज कर देते हैं। एपिडेमिक्स लाइक डायरिया एंड मलेरिया कैन ब्रेक आउट। एपिडेमिक को हिंदी में कहते हैं महामारी। तो कितनी महामारी, जैसे डायरिया जो दस्त कहते हैं, एंड मलेरिया जो मच्छरों से होने वाली एपिडेमिक है या बीमारी है, कैन ब्रेक आउट, ये सब भी फ्लड की वजह से आ जाती है। बिकॉज पानी भर जाता है एवरीवेयर। जब इतना सारा पानी भरेगा तो जो मॉस्किटोज हैं, मच्छर हैं, उस पानी में क्रिएट हो जाएंगे, पनपेंगे, ब्रीडिंग हो जाएगी। साथ ही साथ जितना भी पानी है वो कंटामिनेटेड हो जाएगा। इवन जो ड्रिंकिंग पानी है, जो पीने योग्य पानी है, स्वच्छ जल है, वो भी कंटामिनेटेड हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। सो पीपल हैव नो ऑप्शन अदर देन टू ड्रिंक दैट। सो लोग उसी को पिएंगे, तो बिकॉज ऑफ दैट डायरिया या और तमाम तरह की बीमारियां आने के चांसेस हैं। देयर कैन बी ह्यूज लॉस टू इंटायर हार्वेस्ट। ह्यूज मीन्स बड़ा, लॉस मीन्स नुकसान, टू इंटायर हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मीन्स फसलें, जितनी भी फसलें उनको एक बड़ा नुकसान हो जाएगा, हो सकता है। स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड वाटर ऑल्सो गेट कंटामिनेटेड। जितनी भी खड़ी फसलें हैं, बेसिकली हम कहते हैं एक तरह से तैयार फसल या जो फसल प्रोसेस में है, जो खड़ी हुई फसलें, उनको भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। और जो पीने का पानी है या जो भी पानी है वो कंटामिनेटेड हो जाएगा, यानी कि दूषित हो जाएगा। तो ये सब था फ्लड्स के बारे में। एक बार मैं अपने वर्ड्स में बता रहा हूँ कि जब फ्लड्स, मतलब हिंदी में इसको कहते हैं बाढ़, यानी कि बाढ़ जनरली तब आती है जब बहुत ही हैवी रेनफॉल बहुत ही कम समय में हो जाता है। सो दो तरह की बाढ़ होती है। एक बाढ़ वो होती है जो स्लोली इमर्ज होती है, धीरे धीरे। इस तरह की बाढ़ में पीपल्स आर लाइक हैविंग टाइम, सो पीपल्स कैन मैनेज समहाउ, थोड़ा सा लोगों के पास समय होता है। एक दूसरी तरह की बाढ़ होती है जिसको फ्लैश फ्लड्स, यानी कि जो कुछ क्षण में, कुछ घंटों में ही बाढ़ बन जाती है बिकॉज ऑफ द वेरी हैवी रेनफॉल। सो इस तरह की जो बाढ़ होती है उसमें पीपल्स आर नॉट हैविंग इनफ टाइम टू मैनेज देमसेल्फ। लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो कुछ अपने आप को कुछ प्रिपरेशन कर सकें या मैनेज कर सकें। सो यही बताया गया है फ्लड्स के बारे में। अब हम बात करते हैं ड्रॉट। ड्रॉट को हिंदी में कहते हैं सूखा, सूखा पड़ जाना, या और इन अदर वर्ड्स आई कैन से अकाल पड़ जाना। A drought is a period of below average precipitation in a given area। एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में बेसिकली जो रेन है या जिसको हम precipitation कहते हैं, वो precipitation बिलो द लेवल होगा, बिलो द एवरेज होगा, कि मतलब सामान्य से भी कम बारिश का होना। अगर ऐसा होगा तो पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, ज़मीन पे जो वाटर बॉडीज हैं उनमें शॉर्टेज हो जाएगी, इवन जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें भी शॉर्टेज हो जाएगी। तो उसी को कहा जाता है ड्रॉट या सूखा पड़ना। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस लाइन को। अ ड्रॉट इज ए पीरियड ऑफ बिलो एवरेज precipitation, यानी कि सामान्य, बिलो एवरेज मीन्स सामान्य से कम, precipitation मीन्स बारिश का होना ही ड्रॉट कहलाता है या सूखा कहलाता है। इन ए गिवन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में होगा। वैसा तो नहीं कि पूरे देश में एक साथ ड्रॉट या अकाल या सूखा पड़ जाएगा। हो सकता है किसी स्टेट में, बड़ा स्टेट है तो उसके जो स्पेशल कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ड्रॉट की सिचुएशन बन जाए, या कई बार एक से ज़्यादा स्टेट्स में ड्रॉट या सूखे की सिचुएशन आ जाती है। सो ये जनरली एक पर्टिकुलर एरिया में होता है।
So a drought is a period of below average precipitation in a given area resulting in shortage of surface and ground water. इससे क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ सरफेस, जो ज़मीन के ऊपर जो वाटर बॉडीज में पानी है उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, साथ ही साथ जो ग्राउंड वाटर, बिकॉज ग्राउंड वाटर भी तभी मेंटेन रहता है जब बारिश होती है, बारिश का कुछ पानी रिस कर नीचे चला जाता है जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। सो अगर वाटर बॉडीज में पानी कम हो जाता है तो नॉर्मली हम ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं। सो अगर ये ड्रॉट की कंडीशन आ जाती तो ना केवल वाटर बॉडीज में जो कि सरफेस में पानी की शॉर्टेज आ जाती है, मोर ओवर जो ग्राउंड वाटर है उसमें भी वाटर की शॉर्टेज आ जाती है, उसका भी लेवल और नीचे चला जाता है। इट कैन लास्ट फॉर फ्यू डेज, मंथ्स और ईयर्स। ये जो ड्रॉट वाली सिचुएशन है ये कुछ दिनों तक रह सकती है, कुछ महीनों तक रह सकती है, कई बार सालों तक रह सकती है, डिपेंड करता है। कई बार कुछ एक एरिया में ऐसे होते हैं, स्पेशली लेट्स इफ यू टॉक अबाउट द लाइक हरियाणा एंड राजस्थान में पिछले कई सालों से वी आर नॉट गेटिंग इनफ रेन, सो इट्स नॉट फुल्ली लाइक ड्रॉट बट लाइक पार्शियली ड्रॉट जो सूखा वाली जो सिचुएशन है ऑलरेडी राजस्थान के सम पार्ट्स या कुछ एरिया में ऑलरेडी ये पिछले कई सालों से चल रही है। पार्शियली मीन्स आंशिक रूप से, यानी कि यहाँ पे बारिश हो तो रही है बट दैट इज़ वेरी लेस, बहुत कम हो रही है। सो एक तरह से हम कह सकते हैं कि फार्मर्स आर फेसिंग प्रॉब्लम एंड फार्मर्स आर नॉट हैविंग इनफ मनी लाइक बिकॉज दे आर फुल्ली डिपेंड अपॉन द फार्मिंग एग्रीकल्चर। उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है, वो खेती करना है, एंड खेती के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है पानी। And if there is no rain, the ground water is also like getting decrease. So farmers are like in the poor conditions. And ये पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है कि the rain is like happening below the average. ठीक है, जो precipitation of rain है वो below the average, सामान्य से कम हो रहा है हर साल। ठीक है, largely affects the ecosystem and agriculture of the affected region. Largely means मुख्यतः, सामान्यतः, affect the ecosystem, ecosystem को हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो अगर ऐसा होता है तो इट लार्जली सामान्यतः अफेक्ट्स द इकोसिस्टम, परिस्थिति तंत्र को मुख्यतः ये प्रभावित करता है, एंड एग्रीकल्चर ऑफ द अफेक्टेड रीजन, साथ ही साथ जो एरिया ड्रॉट से अफेक्ट हुआ है, प्रभावित हुआ है, उसकी खेती बाड़ी को भी ये प्रभावित करता है। सो मेनली ये इसका जो ड्रॉट्स है या सूखे का दो चीज़ों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पहला है इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र। यहाँ इस इकोसिस्टम का मतलब ये है कि सूखे की वजह से जितने भी प्लांट्स हैं या जो भी पेड़ पौधे हैं दे विल ऑल डाई बिकॉज दे ऑल्सो नीड वाटर। तो जो एक नेचुरल बैलेंस है या जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, वो अनबैलेंस हो जाएगा या उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ ये एग्रीकल्चर, फार्मिंग या कल्टीवेशन पे प्रभाव डालते। तो मेनली जो सूखा इन दो चीज़ों पे ज़्यादा अफेक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि विच आर रिलेटेड टू द वाटर। तो सबसे पहले जो प्लांट्स हैं दे नीड वाटर, दूसरी चीज़ जो खेती है उसको पानी की ज़रूरत है। तो डायरेक्टली जो ड्रॉट वाली सिचुएशन है या जिसको हम सूखा कहते हैं, ये मेनली सामान्यतः इन दो चीज़ों पे ही ज़्यादा प्रभाव डालती है। सो द पीपल आर स्ट्रक विद फेमाइन एंड पॉवर्टी। सो अगर ऐसा होता है तो द पीपल आर स्ट्रक, स्ट्रक को हम कह सकते हैं यहाँ पे एक तरह से लाइक डाई या मरना। सो द पीपल आर स्ट्रक विद फेमाइन एंड पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स गरीबी, फेमाइन मीन्स हम कहते हैं एक तरह सा अकाल। तो इस अकाल और पॉवर्टी, गरीबी के कारण लोग बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है, लाइक दे डाई। यहाँ पे जो स्ट्रक वर्ड है उसी के लिए यूज हुआ है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ सेंटेंस को। द पीपल आर स्ट्रक विद फेमाइन एंड पॉवर्टी। गरीबी और अकाल के कारण लोग बेसिकली उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। इवन एनिमल्स डाई इन ए लार्ज नंबर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर। और साथ ही साथ जानवर भी बड़ी संख्या में पानी और फूड की कमी से मर जाते हैं। तो ये था ड्रॉट्स के बारे में।
सो ड्रोट्स को बेसिकली मैं अपने वर्ड्स में एक बार फिर बता देता हूँ कि जो ड्रोट्स है या जिसको हम सूखा कहते हैं, ये वो स्थिति होती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में बारिश का इनफ बारिश ना होना या बारिश बिलो द एवरेज होना, उसी को हम बोलते हैं ड्रोट्स। सो ये जो सिचुएशन है कुछ दिनों तक रह सकती है, कुछ महीनों तक रह सकती है और कुछ सालों तक रह सकती है। ठीक है, जब अगर ऐसा होता है तो वाटर बॉडीज विच आर ऑन द सरफेस, उनमें पानी का लेवल कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। एंड ऑल्सो द वाटर लेवल अंडरग्राउंड वाटर जिसको हम कहते हैं, दैट ऑल्सो डिक्रीजेज, वो भी कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। जब ऐसा होगा तो डेफिनेटली जो इससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड लोग हैं वो है फार्मर्स, और दूसरा जो इकोसिस्टम है, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, दैट मीन्स हमारे प्लांट्स एंड पेड़ पौधे दे विल डाई, और हमारे फार्मर्स इससे अफेक्टेड होंगे। साथ ही साथ जितने एनिमल्स हैं वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में फूड और पानी की कमी से डाई हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रॉट्स। नाउ वी आर हियर आफ्टर इफेक्ट ऑफ क्लामिटीज। अब तक हमने पढ़ा लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं, ड्रॉट्स क्या होते हैं, फ्लड्स क्या होता है, वोल्केनोज क्या होते हैं, अर्थक्वेक्स क्या होते हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि अगर ये जितनी भी, इनको हम सबको कहते हैं नेचुरल क्लामिटीज, प्राकृतिक आपदाएं। सो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है आफ्टर इफेक्ट ऑफ क्लामिटीज, यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं हो गई तो होने के बाद जो उनके आफ्टर इफेक्ट हैं, यानी कि उनसे क्या क्या प्रभाव हमारी सोसाइटी या हमारी लाइफ या एनिमल्स या प्लांट्स पे पड़ता है, उसके बारे में अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द आफ्टर इफेक्ट ऑफ क्लामिटीज। सबसे पहले है क्लामिटीज अफेक्ट द लाइफ, इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। यहाँ पे बताया गया है कि जो आपदाएं हैं या जो नेचुरल क्लामिटीज हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, अफेक्ट्स द लाइफ, जीवन, जो लिविंग थिंग्स हैं या हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करती हैं, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, और एक देश का जो एक डेवलपमेंट चल रहा है। डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस, इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस जो चलता रहता है। सो उस डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे बात की है कि जो क्लामिटीज हैं, आपदाएं, एक कंट्री के डेवलपमेंट, उसके विकास को अफेक्ट करती हैं, लोगों की लाइफ, जीवन को प्रभावित करती हैं और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बता रहा है सेवरल पीपल डाई और आर इंजर्ड एंड लेफ्ट होमलेस। सेवरल मीन्स अनेक, पीपल डाई बहुत सारे लोग मर जाते हैं, और आर इंजर्ड और घायल हो जाते हैं, इंजरी हो जाती है उनको, एंड लेफ्ट होमलेस और कुछ बेघर हो जाते हैं। होमलेस मीन्स बेघर, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ द नेचुरल क्लामिटीज उनका घर कोलैप्स हो गया है या घर में पानी भर गया है, वट एवर द रीजन, है ना। सो नाउ दे आर होमलेस एंड विदाउट मनी, विदाउट सोर्सेस दे कैन नॉट मेक होम। घर बनाना इतना आसान नहीं कि हम रोज़ घर बना सकें या हर महीने में घर बना सकें, है। इट रिक्वायर मनी, इट्स अ बिग वर्क, इट्स अ लाइक बिग ड्रीम फॉर एवरीवन कि मेरे पास एक घर हो। सो नेचुरल क्लामिटीज की वजह से लोग मर भी जाते हैं, इंजर्ड, घायल भी हो जाते हैं और बेघर भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है पीपल्स आर ट्रोमाटाइज्ड एंड बिकम रिफ्यूजीज। एक वर्ड है ट्रोमाटाइज। ट्रोमाटाइज को हिंदी में कहते हैं आघात। मतलब जब ऐसा होता है तो एक लोगों को बड़ा शॉक या बड़ा आघात लगता है, मतलब वो चीज़ को वो कभी लाइफ में दे कैन नॉट फॉरगेट, बार बार वो चीज़ उनके माइंड में आती रहेगी, उसी को बोलते हैं ट्रोमाटाइज्ड, है ना। सो पीपल्स आर ट्रोमाटाइज्ड एंड बिकम रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज को हिंदी में कहते हैं शरणार्थी। मतलब बिकॉज नाउ दे लॉस्ट एवरीथिंग, उनका सब कुछ, वट एवर द मनी, वट एवर द लाइक देयर होम दे लॉस्ट, वो सब कुछ छिन गया उनका। सो नाउ दे बिकम रिफ्यूजी, शरणार्थी। शरणार्थी को मतलब ये है कि लोग देश छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं या लोग अपनी जगह को छोड़कर कहीं दूसरे स्थानों की ओर चल देते हैं, उसी को बोलते हैं रिफ्यूजीज या शरणार्थी। तो ये पॉइंट बोल रहा है कि पीपल्स आर ट्रोमाटाइज्ड एंड बिकम रिफ्यूजी, मतलब लोगों को एक बहुत बड़ा आघात लगता है, साथ ही साथ वो एक शरणार्थी बन जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वाटर एंड पावर सप्लाई, ड्रेनेज एंड सैनिटेशन आर एडवर्सली अफेक्टेड।
ट्रांसपोर्ट मीन्स यातायात, कम्युनिकेशन मीन्स संचार व्यवस्था, वाटर एंड पावर सप्लाई पानी और जो बिजली की सप्लाई, ड्रेनेज मीन्स जो जल निकास है, जो एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है सोसाइटी का, है ना, कॉलोनीज का, मोहल्लों का जो एक ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है जल निकास वाला, उसको हम ड्रेनेज करते हैं। एंड सैनिटेशन जो सफाई व्यवस्था है, आर एडवर्सली अफेक्टेड, ये सारी की सारी, एडवर्सली का मतलब होता है एक तरह से विपरीत या प्रतिकूल, प्रभावित हो जाती है। मतलब कि ये सारी की सारी चीज़ें जिनका हमने डिस्कस किया है, कम्युनिकेशन संचार व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन, पावर सप्लाई मीन्स बिजली और पानी, साथ ही साथ जो ड्रेनेज सिस्टम है, जल निकास सिस्टम है, सारे के सारियों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी कि सारी की सारी चीज़ें या तो पार्शियली या फुल्ली बेसिकली अफेक्टेड हो जाती हैं, आंशिक रूप से या पूरी तरह से ये प्रभावित हो जाती हैं या डिस्टर्ब हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, सो ये भी आफ्टर इफेक्ट ऑफ क्लामिटीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स आर अंडर प्रेशर। देखिए जितनी भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज में हमारे सारे हॉस्पिटल्स आते हैं एंड और कई तरह के हेल्थ केयर सेंटर्स आते हैं, जिसमें कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, कई तरह की हेल्थ केयर सर्विसेज हैं। ये सारी की सारी एडवर्सली इफेक्टेड होती हैं, यानी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई बार ये ठप भी हो जाती हैं उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे नेचुरल क्लामिटीज या प्राकृतिक विपदा आई हो। सो इन पे भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर कम टू अ हॉल्ट। जो इंडस्ट्रीज हैं, जो उद्योग धंधे हैं या अपनी जो एग्रीकल्चर है, खेती है, कम टू एन हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब होता है कि एक तरह से उसमें भी एक रुकावट सर्टेन टाइम के लिए आ जाती है। ठीक है, सो अगर एग्रीकल्चर रुक गया तो वो फूड नहीं मिलेगा, और जो इंडस्ट्री है वो भी एक, उसमें भी एक हॉल्ट आ गया, उसमें रुकावट आ गई, तो जो लोग जो उनमें काम कर रहे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। सो आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द क्लामिटीज, है ना। सो हमने देखा कि जब भी कोई नेचुरल क्लामिटीज होती है, चाहे वो ड्रॉट्स आए, चाहे वो फ्लड्स, वेदर इट इज़ लाइक अर्थक्वेक्स या अपने वोल्केनोज, या हम लैंडस्लाइड्स की बात करें, इनके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो बहुत ही मेजर और एडवर्स होते हैं। पीपल्स आर अफेक्टेड बाय देम, एंड नॉट ओनली पीपल्स, जो भी इवन अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं लाइक वाटर, एवरीथिंग इज़ अफेक्टेड, और एक पूरी अर्थव्यवस्था पूरी अफेक्ट होती है। और साथ ही साथ जो हमारे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के साधन हैं ये भी एडवर्स इफेक्ट होते हैं। जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें एक हॉल्ट आ जाता है, जो हमारी खेती है उसमें भी एक हॉल्ट आ जाती है। और समटाइम्स लाइक पीपल दे लॉस देयर होम, वो अपना घर वो खो देते हैं, दे बिकम द रिफ्यूजीज, वो एक शरणार्थी वाली सिचुएशन में आ जाते हैं, एंड दे लाइक दे हैव नो ऑप्शन, एंड समटाइम्स वो अपना घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। सो दैट मीन्स द नेचुरल क्लामिटीज आर वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज लैंडिंग ए हेल्पिंग हैंड। इसका मतलब ये है कि जब नेचुरल क्लामिटीज आती हैं, जब प्राकृतिक विपदाएं आती हैं, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हेल्पिंग हैंड मतलब वी हैव टू लाइक कम वॉलंटियरली फॉरवर्ड टू जस्ट शेयरिंग द पीपल्स प्रॉब्लम, कि लोगों को प्रॉब्लम को हम अनदेखा ना करें, उनको समझें, एंड वी हैव टू कम फॉरवर्ड ऑटोमेटिकली और वॉलंटियरली, अपने आप हम आगे आएँ एंड लोगों को एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करें। आपने देखा होगा कि जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो गवर्नमेंट, इवन समटाइम्स जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जिनको हम NGOs कहते हैं, वो वॉलंटियरली दे कम फॉरवर्ड एंड वो पीपल, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर करते हैं, एंड दे आर लाइक प्रोवाइडिंग हेल्पिंग हैंड। सो वो ये सेंटेंस बोल रहा है, लैंडिंग ए हेल्पिंग हैंड। सो नाउ लैंडिंग एंड हेल्पिंग हैंड में जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है FAQ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स वर्ल्ड वाइड, यानी कि 130 देशों से ज़्यादा देश इसमें जुड़े हुए हैं, एंड द मोटो इज़ ओनली वन की इट्स वर्किंग जस्ट टू डिफीट द हंगर, मतलब भूख को पराजित करने वाला ही इनका एम है, इनका मुख्य उद्देश्य है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि लोग भूख से ना मरें, और पीपुल शुड गेट क्वालिटी फूड, कि लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले ताकि वो एक्टिव लाइफ स्टाइल जिएँ। दिस इज़ द रोल ऑफ द फैक्ट।
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लेट्स कम टू द WHO, वर्ल्ड एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली नेक्स्ट है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को हम हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। सो ये बेसिकली जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समाज विकसित करने की एक संस्था हम कह सकते हैं। ये 194 सदस्य देश हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, और हम कह सकते हैं कि जो एक संयुक्त राष्ट्र संघ है जिसका आपने नाम सुना होगा, उसकी एक अनुसांगिक इकाई हम कह सकते हैं। और अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका एम यही है कि लोगों का जो हेल्थ है उसका लेवल ऊंचा रहे, कि लोगों का स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। एंड इसका जो मुख्यालय है, जो मेन ऑफिस है, वो स्विट्जरलैंड जो कंट्री उसके जिनेवा सिटी में है। सो WHO का काफ़ी अहम रोल है हेल्थ रिलेटेड या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के संबंध में है, और टाइम टू टाइम ये गाइडलाइंस या रेगुलेशंस भी दुनिया को प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि लोग अवेयर रहें बीमारियों से। और कई बार जो WHO है फ्री वैक्सीन भी क्रिएट या फ्री मेडिसिन भी कुछ एक बीमारियों की देशों को सप्लाई करता है। लाइक हमने सुना इससे पहले पोलियो, या जैसे हमने लिप्रोसी, इनके रोगों के लिए WHO ने फ्री मेडिसिन सप्लाई किया दुनिया के देशों में। लिप्रोसी काफ़ी जो स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी कुछ काफ़ी सालों पहले, उसका ऑलमोस्ट अब दुनिया से निपटारा हो गया है। तो WHO का काफ़ी अहम रोल प्ले करता है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में, ठीक है। नेक्स्ट है क्राई, CRY, चाइल्ड राइट्स एंड ह्यूमन। देखिए जो CRY है, क्राई है, ये इंडिया का लाइक हम कह सकते हैं कि मोस्ट ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये बेसिकली बच्चों के लिए काम करते हैं कि जो बच्चे बेघर हैं, वट एवर द रीजन, की दो जो आर स्टेइंग इन ऑर्फनेज, या जिनके दे लॉस्ट देयर पेरेंट्स, जिन्होंने अपने पेरेंट्स खो दिए हैं। कई बार नेचुरल क्लामिटीज़ में किसी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, कई बार कोई और रीज़न हो, या वो बच्चे जो बेसिकली स्कूल नहीं जा पाते, दे डोंट हैव मनी, या वो बच्चे जिनको ठीक से खाना नहीं मिलता, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता प्रॉपर। सो इन सब बच्चों की देखभाल के लिए जो NGO है क्राई है, ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है पिछले 35 से 40 वर्षों में। सो दो नेक्स्ट है दैट इज UNDMT, द एक्सपैंड फॉर्म इज यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम। सो UNDMT भी के बेसिकली यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ द UN प्रेसिडेंट के अंडर में ये काम करता है। और ये भी अलग अलग क्षेत्रों में जो डिज़ास्टर रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके बारे में, या क्लाइमेट चेंज के बारे में, या जो प्री इंफॉर्मेशंस हैं कुछ नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में, ये सब इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा काम इस रिगार्ड्स कर रहे हैं, ठीक है। फाइनली हमारा है रेड क्रॉस। सो रेड क्रॉस भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है, ठीक है। एंड इसकी स्थापना भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1863 1863 में जेनेवा में बेसिकली इसकी स्थापना हुई थी। एंड इसका जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है या इसका जो मेन कार्य है वो है कि युद्ध के दौरान जो घायल सैनिकों की मदद और चिकित्सा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो ये भी शांति और युद्ध के समय दुनिया भर के विभिन्न देशों की सरकार के बीच बेसिकली बोलते हैं समन्वय का कार्य करती है। एंड यह होने वाली महामारी बीमारी जैसे प्राकृतिक आपदाओं में पीड़ितों की सहायता करती है। सो इसका मुख्य कार्य बेसिकली मानव सेवा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेड क्रॉस, ठीक है। तो रेड क्रॉस जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी काफ़ी हेल्पफुल ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब भी कोई नेचुरल क्लामिटीज या प्राकृतिक विपदाएँ आपदाएँ आती है तो रेड क्रॉस बेसिकली उस एरिया में जाता है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं
जो भी इससे मदद होती है स्पेशली वो ज़रूर ये ऑर्गेनाइजेशन करता है. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल कवर इन द नेक्स्ट चैप्टर. आई होप आपको समझ आया होगा, बट इफ़ यू आर स्टिल हैविंग सम डाउट्स प्लीज़ फील फ्री टू आस्क अस through the WhatsApp, whatever the group, and stay home, stay safe. So see you in the next class. Have a great day. Bye bye.